हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आइए प्रश्नों के इस पिटारा को खोलें और पॉलिटिकल साइंस के वो 40 क्वेश्चन को बेहतर, सरल और तार्किक रूप से हल करें। लेकिन आज थोड़ी गति में तेजी रहेगी क्योंकि कुछ और भी कार्य हैं। जर्मनी चांसलर चुना जाता है। देखो, जर्मनी भी क्या है? जर्मनी भी एक संसदीय लोकतांत्रिक देश है। जर्मनी भी एक संसदीय लोकतांत्रिक देश है और संसदीय लोकतांत्रिक देश में चांसलर, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, वहां बोला गया चांसलर। तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं लोग। उसी प्रकार वहां का चांसलर प्रतिनिधि सभा के द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा वहां अंतर ये है, वहां जो है उसी में से जो चुनाव में खड़ा होते हैं लोकसभा अध्यक्ष की तरह, तो वहाँ पर तो बुंडस्टेग के प्रतिनिधि सभा द्वारा चुनाव होता है। अर्थात इसको हम बुंडस्टेग बोले प्रतिनिधि सभा, उसे ही हम लोग बोले लोकसभा। तो हमारी तरह ही वहाँ भी व्यवस्था है। वो भी संसदीय शासन प्रणाली का देश है, जहाँ राष्ट्रपति और लोकसभा के अलग अलग बैठक होती है, जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, जहाँ एक कार्यपालिका का वास्तविक और एक संवैधानिक प्रधान होता है। किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति। ऑप्शन क्या कहता है? संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। वह अविभाजित अविभाजित अविभाज्य है, अदेय है, किसी को दे नहीं सकते हैं। जॉन बेडिन भी, जिन्हें संप्रभुता का जनक कहा जाता है, इन्हें संप्रभुता का लॉस्की जो है क्या है? ये बहुलवादी हैं, बहुलवादी हैं। ये लॉस्की उदारवादी हैं। तो बहुलवादी ने संप्रभुता के सिद्धांत को खंडन कर दिया है। बहुलवादियों के द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन कर दिया गया है। भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है लोकतंत्र। अब महात्मा गांधी लोकतंत्र, देखिए क्या हुआ उनकी, तो 1948 में ही चारू मजुमदार, ये तो नक्सलवाद से जुड़े होते हैं। इनका संबंध किससे है? नक्सलवाद से। जवाहरलाल नेहरू ने सर अब तक क्लास चालू होगा, कब तक? बाबू चालू तो हो चुका, अब क्या दिक्कत है? बसंती कुमारी, क्या आप तो जो कर रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया। ये 1946 से अपनी मृत्यु तक 1964 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किए। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत मतलब क्या है? क्रमिक रूप से विकास हुआ। अब भगवान की इच्छा तो हो गया हेगल का, हेगल। राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, क्रांति, तो क्रांति का विचार कौन देता है? साम्यवादी, अर्थात कार्ल मार्क्स। तो विकासवादी प्रक्रिया के जनक कौन है? हेनरी मैन। विकासवादी प्रक्रिया के जनक हैं हेनरी मैन। तो कहते हैं कि जो अधिकार हमें मिला है वो भगवान के द्वारा ना मिला है। अधिकार जो है कोई सामाजिक समझौता के द्वारा नहीं मिला है, बल्कि क्रमिक विकास से, जैसे जैसे मानवता का विकास होता गया, अपने अधिकार और कर्तव्य का हमें बोध होता गया। एक न्यायपूर्ण राज बनने के लिए प्लूटो क्या कहते हैं? राज के लिए 3 वर्ग होते हैं। एक शासक वर्ग होता है, एक सैनिक वर्ग होता है, और तीसरा जो क्या होता है? तीसरा को कहे उत्पादक वर्ग। तो न्यायपूर्ण राज के लिए राजा कैसा होना चाहिए? राजा कहते हैं राजा को दार्शनिक होना चाहिए। जो राजा होंगे, जो सेना होंगे, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यथासंभव वो अविवाहित रहें, तभी वो बेहतर राज का काम कर सकते हैं। तो न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद तभी होगा जब राजा दार्शनिक होगा, जब राजा अपने और अपनों से वह अलग होगा, जहाँ सारी प्रजा उसके लिए एक समान होगी, ना कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, तभी वो बेहतर राज का काम कर सकता है। तो प्लूटो, जिन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखा, मार्क्स के अनुसार
किसी वस्तु में जो कीमत पैदा होती है वो कहते हैं मेहनत जो करते जो श्रमिक वर्ग हैं उनकी मेहनत का प्रतिफल है। आप 1 महीना पढ़ाते हैं तब आपको कीमत के रूप में वेतन मिलेगा भविष्य में, तो आपने श्रम किया उसके बदले में मूल्य मिला। कपड़ा व्यवसायी कपड़ा का निर्माण करता है तो उसके बदले में जो मजदूर है तो किसी में श्रम का माध्यम से ही बस उसकी कीमत का निर्धारण होता। ईंट भट्ठा मजदूर मिट्टी को ईंट में बदला और उसका एक कीमत रूप में आया। तो श्रम का ही कीमत जो है, किसी वस्तु की कीमत श्रम के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। आप अपने ऊपर देखिए, कल भविष्य में शिक्षक बनोगे, 1 महीना पढ़ाओगे तब सरकार आपको वेतन देगी, तो आपके श्रम के बदले में आपको वेतन दिया गया। वेतन कहाँ मिला? श्रम के बदले में मिला। विदेश नीति का मुख्य क्या है? हम विदेश नीति, हमारी भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है अब तो धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया कि ना तो हम रशियन गुट में हैं न हम अमेरिकन गुट में हैं, हम सभी विकासशील देश जो हैं वो गुट निरपेक्षता। वैश्वीकरण की शुरुआत, अब तो चलिए वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुई। ग्लोबलाइजेशन अर्थात विश्व को एक बाजार में बदलने की प्रक्रिया में हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी विदेश नीति यही लाइन लिखा जाएगा। हकीकत में अब गुट निरपेक्षता का कोई अस्तित्व नहीं है, आज की तारीख में वो अस्तित्व विहीन हो चुका है। भारत उसका नाम मात्र का है, लेकिन अभी भी लाइन वही लिखना है। शीत युद्ध कब से कब हुआ? 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला। एक भाग था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। ये पूंजीवादी था और ये साम्यवादी था। जो विद्यार्थी पीजीटी वाले होंगे, बीते क्लास में 3 दिन कंटिन्यू जो है बुध बृहस्पति और शुक्र, ये 3 दिन इसी शीत युद्ध पर हमने क्लास लिया है। 3 दिन कंटिन्यू जो है, या 4 दिन कहिए, मंगल से ही, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4 दिन कंटिन्यू इसी पर क्लास लिया गया है। तो इसमें वुड्रो विल्सन के बारे में क्या पढ़ते हैं? ये तो जो है वुड्रो विल्सन 1919 पेरिस सम्मेलन, पेरिस समझौता प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इनके सिफारिश पर राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। ये 1914 से 18 के दरमियान अमेरिका के, कहाँ के थे? यूएसए के राष्ट्रपति रहे। ट्रूमैन 1947 में ट्रूमैन घोषणा किया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ये यही तो शीत युद्ध के वास्तविक जन्मदाता यही है। इस शब्द का प्रयोग, ऐसे शब्द का प्रयोग जो है उसके पहले भी प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल कर चुके थे। शीत युद्ध का सबसे पहला प्रयोग जो है जॉर्ज ऑरवेल कर चुके थे, लेकिन जिस रूप में हमें पूंजीवाद और साम्यवाद के रूप में जो प्रयोग हुआ वो इनके द्वारा ही किया गया, इसलिए उत्तर वही देना है, बर्नार्ड। विश्व के 1948 से 89 के मध्य रंग भेद, रंग के आधार पर, गोरा काला के आधार पर, और वो आज भी चलते रहता है ना। देखो हर विद्यार्थी यहाँ जो उपलब्ध हैं वो लड़की हैं तो उनको सुंदर गोरा लड़का चाहिए शादी के लिए, लड़का है तो उसको सुंदर गोरी लड़की पत्नी के रूप में चाहिए, है ना। अर्थात रंग के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है, रंग के आधार पर बड़े पैमाने पर भेदभाव करते हैं। देखो विज्ञापन में क्या आता है? ये क्रीम लगाओ एकदम सुंदर गोरा रंग बन जाओगे, मतलब काला रंग वाले मेरे जैसा व्यक्ति जो है सो नालायक, अयोग्य, अभागा, है ना, होता है। काला की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो आपको पता होगा कि 1962 से लेकर 1990 तक दक्षिण अमेरिका के नेल्सन मंडेला जो है वो कारागार में रहे। और दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबे समय तक रंग भेद की नीति चली, अमेरिका में भी चली। अमेरिका में 1963 से मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में विद्रोह का रूप देखा था। हाँ, लड़का ज्यादा खोजता है कि लड़की सुंदर हो, है ना, भले वो मेरे जैसा बदसूरत हो, लेकिन उसकी पत्नी जो है सो सुंदर चाहिए। लड़का की चाहत बहुत होती है यकीनन तौर पर। तो दक्षिण अफ्रीका में
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से, अब देखो अनुच्छेद 226 तो आप पढ़ते हो, हाईकोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट WRIT रीट जारी करता है, 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अब बचा तो आपके सामने 136 विशेष प्रकार से देता है कि जो अपीलीय हो तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो होता है वो 132, 133, 134 में है, लेकिन विशेष अवस्था में अनुच्छेद 136 के आधार पर अपील करने का अधिकार उपलब्ध होता है। हाँ, रॉबिन ड्यूपर रहे लगभग 28 वर्ष वो कारागार में बंद रहे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है? 1919 में। क्या है ये द्वैध शासन? कहाँ हुआ था? तो प्रांतों में हुआ था। तो प्रांत में जो गवर्नर थे उनके पास आरक्षित विषय दिया गया, जो उनकी परिषद थी, परिषद को स्थानांतरित विषय दिया गया। तो यहाँ जो रखा गया जिसमें राजस्व का स्रोत था, राजस्व, न्याय प्रशासन और प्रशासन यहाँ रखा गया। यहाँ दिया गया नागरिक अधिकार, जन कल्याण का विषय यहाँ दिया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदन 1919 में ही बनाया गया था। एक का नाम था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा को कहते थे राज परिषद। ये नहीं, दो सरकार केंद्र राज्य ने प्रांत में ही सत्ता को दो भागों में बांटा गया था। प्रांत में ही सत्ता को दो भागों में बांटा गया था। भारत के राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होते हैं। परोक्षतः मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सही है। भारत एक गणतंत्र है। यदि राष्ट्र प्रधानमंत्री और दोनों को साथे चुनते तब होता ना कि भाई प्रधानमंत्री तो एक बक्स आप चुन के आए बनारस से, हमको जनता, पूरे देश की जनता ने चुना तो हम शक्तिशाली हैं। भारत एक गणतंत्र है। राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है, लेकिन उनको अप्रत्यक्ष चुना गया ताकि सत्ता का एक केंद्र है, दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करता है। निर्वाचित होते हैं, परोक्ष निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, क्योंकि गणतंत्रीय प्रणाली, संसदीय और गणतंत्र दोनों है, दोनों का दोनों लाइन सही और व्याख्या भी सही है। मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया गया। इसी कारण 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। उद्देशिका में जो न्याय शब्द है, जो समाज स्वतंत्रता का अधिकार है, राज का नीति, मूल कर्तव्य, इसमें जो है सभी का सभी शामिल है। मूल कर्तव्य क्या है कि देश सभी नागरिकों के बीच आपसी सद्भाव, सहयोग की भावना का विकास हो। मूल कर्तव्य क्या कहता है? नागरिकों के बीच सद्भावना हो, सहयोग का विकास हो, परस्पर एक दूसरे को साथ दें। साथ ही आगे कहता है उसमें आगे क्या कहता है? आगे कहता है मौलिक कर्तव्य में कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह स्वयं भी आगे बढ़े और लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग दे। स्वयं भी आगे बढ़े और लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग दे। अर्थात 1, 2, 3 मद्रास राज बनाम चंपक दो राजन विवाद क्यों हुआ? 1951 में आज़ादी के बाद 1950 में शिक्षा के क्षेत्र में SC ST को जो आरक्षण दिया गया उसका इसने विरोध किया। कहा हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आखिरकार ये आरक्षण क्यों दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तब जो है पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया और अनुच्छेद 15 में चौथा पॉइंट जोड़ा गया कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं,
सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिसकी शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन है, सत्ता में समान भागीदारी के लिए उसे आरक्षण की सुविधा दी जा सकती है। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के लिए उसे ये पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। वहाँ दिया गया कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए यदि जरूरत हो तो उसका संविधान की भावना को उल्लंघन किया जा सकता है। तो विधि के समक्ष समानता 14 से 18, लेकिन जो भेदभाव होती है सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक रूप से उसको समाप्त करने के लिए आरक्षण दिया गया है। ये 17 है और ये 15 में जोड़ा गया, तो आंसर आपका बी हो जाता है। अनुसूचित जाति या जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? अब देखो अनुच्छेद 20 क्या है। ये अनुच्छेद 20 तो कहता है कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना है, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना है। एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड है। 19 तो आपका है वाक स्वतंत्रता, लेकिन 17 क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत। सर 40 नंबर वाला क्लास नहीं कीजिएगा। प्रयास तो अभी भी हम कर रहे हैं, नवीन सर पटना में है नहीं, आएंगे तब जरूर। और उसके पहले आप लोग को सूचना देते हैं, आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई जो थिंकर का विचार आता है, तो थिंकर का विचार जो आपको आएगा राज से आएगा, संप्रभुता से आएगा, राज से आएगा, संप्रभुता से आएगा। तो ऐसे थिंकर का विचार जो आपको पूछा, और लोकतंत्र से आएगा। यही 3 से थिंकर का विचार। तो जो विचारक हैं उसके लिए हम एक दिन जो है इसी सप्ताह में YouTube पर एक क्लास देंगे, 2 क्लास देंगे, ताकि विचारक के सभी प्रश्न को आपको बता दिया जाए। अब नवीन सर पटना पहुंचते हैं तो उनसे वार्तालाप करके जो है पहले YouTube पर हम आते हैं, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द जो है YouTube पर मैं थिंकर के विचार का क्वेश्चन लेकर उपस्थित होता हूं, तब उसी दिन आपके वो समस्या भी हल हो जाएगी। ये गलती लिख दिया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1936 है। श्रम संबंधी अधिनियम मजदूरी संहिता 1936। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उससे तैयार किया गया। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब है? तो 1948 में। बोनस अधिनियम कब है? तो 1965 में। 1965 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब है? 1976 में। ये तो 1926 में पहले ही बन चुका था। तो इसके आधार पर ये 3 बने, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। और श्रम संहिता अधिनियम 1926 में उससे पहले ही बन चुका है। महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 76 के आधार पर महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी बनने की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के समान है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। अब इतना बेसिक आधार है। अब देखिए, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्त करने की अर्हता रखता है, सही है। इतनी पारिश्रमिक प्राप्त जो संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। इसका वेतन कौन तय करेंगे? इसका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा तय होगा। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासन पर, तो संसदीय समिति, संसद है संसदीय समिति। विभिन्न मंत्रालय पर परामर्शदात्री समिति, ये तो कार्यपालिका का हिस्सा हो गया, ये तो हो गया कार्यपालिका का हिस्सा। प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवा कर, ये तो आप भी भिजवा सकते हैं, ये तो आप भी उनको आवेदन दे सकते हैं, सूचना का अधिकार के तहत मांग सकते हैं। यहाँ संसदीय समिति के माध्यम से 24 संसदीय समिति अस्थायी होती है। इसके अलावा लोक लेखा समिति, लोक
प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, इन सभा समिति के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। बजट पर संसद के नियंत्रण, संसद का नियंत्रण, बजट का संसद का निर्माण नहीं है तो बजट कौन पास करेगा? संसद पास करेगा। संसद समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति नहीं रखता है। वहां पर जो है बजट पर चर्चा होती है, बजट पर मतदान होता है, लेकिन बढ़ाने का काम नहीं कर सकता है। घटाने के लिए कटौती प्रस्ताव ला सकता है, कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उसमें वृद्धि करने का उसका अधिकार नहीं है। वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछता है नहीं, अरे बाबू 28 का एक, अच्छा 28 पर भी हो, है ना? हाँ, नहीं पूछा है तो बजट के निर्माण में संसद का हाथ होता है ना, क्योंकि बजट जब पास कौन करेगा? यहां नियंत्रण पूछ रहा है तो पास कौन करेगा? संसद करेगा। पास कौन करेगा? संसद। लेकिन संसद धन में कटौती कर सकता है, वृद्धि करने का अधिकार उसका नहीं होगा। हाँ, नहीं पूछ रहा है, मैं भी ही उत्तर दिया हूं मेरे भाई, मैंने ए उत्तर दिया कहां है? रेलवे अंचलों में संसदीय परामर्शदात्री समिति, संसदीय परामर्शदात्री का जो होते हैं वो वहां के स्थानीय सांसद उसके अध्यक्ष होते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्रालय उनको नियुक्त करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय उसको नियुक्त करता है। उसके जो स्थानीय सांसद होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र अभी कौन भरते हैं? भारत का कोई भी नागरिक हो। उसके लिए देखो अनुच्छेद 84 में क्या है योग्यता में, अनुच्छेद 84 की योग्यता में क्या लिखता है? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, और जन प्रतिनिधि अधिनियम, जन प्रतिनिधि अधिनियम, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या कहता है कि वो जो है उनका भारत के किसी भी निर्वाचन में उनका नाम दर्ज हो। क्वेश्चन आधा दिखता है, ठीक है, यहां तो कोई अभी है नहीं बाबू। निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। निवास तो करता है 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग वाले भी करते हैं, तो नहीं कर सकते। दर्ज तो करेंगे कौन? जो जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तो निवास करने तो 25 वर्ष से कम आयु वाले भी होंगे ने, ये तो नहीं होगा। निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हो वहां का निवासी नहीं। आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी घर गुजरात से देखो चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, राहुल गांधी खुद लड़ रहे तमिलनाडु केरला के वायनाड से, तो ये भी नहीं है। किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है यदि वो 25 वर्ष उम्र पूरा करते हो तो। तृतीय अनुसूची में शपथ पत्र है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल शामिल नहीं है। चतुर्थ में राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का सीट है। संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधि का राज्य विधान परिषद में स्थान 1 नंबर, 2 के बाद 1, देखिए यहीं पर आंसर मिल जाएगी। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के भी शक्ति का विभाजन। 8वीं में भारत की भाषा, एकदम देखिए उत्तर आपका है। निम्नलिखित कथनों पर एक सही है। भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, गलत है। 1956 में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्यपाल एक ही समय में एक से अधिक राज्य का
राज्यपाल हो सकता है, ये लाइन गलत है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं। अनुच्छेद 217 कहता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और नियुक्ति के पहले वो राज्यपाल से केवल परामर्श करते हैं। लाइन गलत है। संविधान राज्यपाल को उसके पद से हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं। आज जो है आपका कमेंट सेक्शन बहुत ही लूज है, ढीला है। क्यों आप लोग उदासीन मुद्रा में क्यों हैं? अरे एक्टिव रहिए मेरे भाई। मनरेगा कार्यक्रम में संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया? यूँ तो मनरेगा अनुच्छेद 41 के तहत है, जहाँ है कि राज्य जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करे। लेकिन अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध करे, श्रम को शोषण से बचाए, यहाँ पर जो न्यूनतम मजदूरी है कि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है और उस न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के तहत दिया जाता है। इसलिए दिए गए विकल्प में हमें अनुच्छेद 43 को चुनना होगा। ऐसे जो मनरेगा है वास्तव में अनुच्छेद 41 पर है। 41 कहता है राज्य बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करे, इसमें काम का अधिकार दिया गया। 47 क्या कहता है? राज्य नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए, मद्य निषेध, शराब पर प्रतिबंध की नीति को अपनाए। अनुच्छेद 45 कहता है राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध कराए। लोक अदालत का गठन कब हुआ? 1986 में हुआ। किस लिए हुआ? जो विवाद है, जो केस है, उसका शांतिपूर्वक आपसी सहमति के साथ हल करने के लिए। अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामला यही गलत है। अरे मुकदमा जब गया जिला कोर्ट में, तब देखता है दोनों पक्ष सहमत हों, तब उसको भेज देते हैं लोक अदालत में। तो जिला न्यायालय से, सत्र न्यायालय से, सेशन न्यायालय से वो लोक अदालत में हो जाता है, ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से। ये लाइन गलत। तो मुकदमा दायर करने के पहले, मुकदमा जब करवे नहीं किए तो फिर लोक अदालत में केस पहुंचेगा कैसे? और मुकदमा जब करेंगे तब तो ये लाइन गलत है। लोक अदालत ऐसे मामले में निपटारा कर जो सिविल, न कि आपराधिक वहाँ तो होते छोटे मोटे विवाद है, जो सिविलियन विवाद है। किसी बंदूक लेके हम मार दिए हैं गोली, तो आपसी सहमति थोड़े होगा, वो तो आकस्मिकता की अवस्था होती है। तो प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत क्या कहता है, कौन एक सही है? चलिए तब तो इसको देखना पड़ेगा, है ना, बी नंबर को हमको देखना होगा। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो आखिरकार जब कोर्ट है तो कोर्ट में नियुक्त किसको करोगे? अरे कोर्ट में आप किसको नियुक्त करेंगे? बोलिए। तो ये लाइन ही सबसे सही हो गया। तो कोर्ट में नियुक्त कर देंगे, जो न्याय जानबे न करता उसको नियुक्त कर देंगे, तो नियुक्त तो उसी के करेंगे। उच्च न्यायालय के संबंध में देश में 18 नहीं, देश में 25 उच्च न्यायालय है। 3 के क्षेत्राधिकार 1 राज्य से अधिक है। देखो गुवाहाटी में कौन कौन आता है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आगे देखो बम्बई में कौन आता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली। चेन्नई में कौन आता है? तमिलनाडु,
पुडुचेरी। कोलकाता, कलकत्ता में कौन आता है? वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऐसे संख्या 6-7 है, ये भी गलत है। अपना किसी भी संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, आप पढ़ते हैं 1966 में दिल्ली में स्थापित किया गया अपना है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं, ये लाइन सही है। नियुक्ति के बाद 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151, इसे कौन नियुक्त करते हैं? नियुक्त कौन करेंगे? तो नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था। हटाएंगे कैसे? हटाएंगे कैसे? महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। काम क्या है? सरकार संचित निधि पर नियंत्रण रखना। चलो अब देखो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह हो। सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की केंद्र में और राज्य में दोनों जगह, केंद्र राज्य दोनों का देखने का काम, दोनों का निरीक्षण करने का काम नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है, तो दोनों का दोनों सत्य है। केंद्र का भी जांच करता है, राज्य का भी जांच करता है, संचित निधि पर नियंत्रण रखता है। इसे सरकार के धन का संरक्षक कहते हैं। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। रिपोर्ट कब दिया? 1988 में। सरकारी आयोग किस लिए था? केंद्र राज्य संबंध के लिए। सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर अनुच्छेद का 356 का प्रयोग कम से कम हो, क्योंकि 356 केंद्र राज्य के बीच विवाद का कारण बनता है। एकदम सही है। जिन राजनीतिक दल ने केंद्र सरकार बनाई उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। और महाराष्ट्र में चलिए बीजेपी 2 दिन के लिए लगाया तो दुरुपयोग न किया। उत्तराखंड में 1 दिन लगाया, दुरुपयोग किया। सब लोगों ने दुरुपयोग किया। तो AR सत्य है, सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या यहाँ नहीं करता है लेकिन सत्य है। अभी तक देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। 132 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि मैं उम्मीद करता हूँ इसकी प्रयोग करने की नौबत कभी आएगी ही नहीं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर प्रयोग में होता रहा। पुंछी आयोग का गठन किया गया 2007 में। राजमन्नार आयोग का गठन किया गया 1969 में। सरकारी आयोग का गठन किया गया 1983 में। तीनों का संबंध किससे है? संघ राज्य विवाद को कैसे बेहतर तरीके से हल कर सके। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया कब? 1990 में। किस अनुच्छेद पर? अनुच्छेद 263 पर। किसने किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अब देखिए उत्तर क्या हो गया? सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बैच, नया बैच, क्या विद्यार्थी लगता है कि मैं आपको बेहतर, सरल, तार्किक रूप से पढ़ा पाता हूं? यदि हाँ तो आइए पॉलिटिकल साइंस का जो PGT का बैच है उसमें जुड़िए, और यकीनन तौर पर जो भी विद्यार्थी MA किए हुए हैं वो उससे जुड़े। अरे जब PGT को आप पढ़ लेंगे तो 9, 10 तो आप चुटकी बजाते हुए निकाल देंगे, वो तो कुछ लगेगा ही नहीं। बेहतर, सरल, तार्किक रूप से आप उसे पढ़ें, और मैं इसके कश्यप पूरी तरह आपको सफल करने के लिए तैयार हूं। संसद तथा राज्य विधानमंडल की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी संगठन है।
यह एक अर्ध न्यायिक संगठन है। निर्वाचन आयोग, ये सही है। पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, गलत है। निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया का क्या वर्णन किया गया है? 10 क्वेश्चन। तो निर्वाचन आदि समय से शुरू करते तो खत्म हो जाता, तो लेट हो गया कुल। तो निर्वाचन आयोग को हटाने का अधिकार जो है किसको है? एक तो मुख्य की बात यदि करें तो मुख्य को महाभियोग के द्वारा हटाएंगे, और अन्य को कौन हटाएंगे? तो अन्य को है मुख्य के सिफारिश पर उनको राष्ट्रपति हटाएंगे। अर्थात ये लाइन गलत है, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। सर पीजीटी के लिए क्या है? सर पीजीटी का क्लास चलती है, पीजीटी की क्लास चलती है। यदि आप उसके उत्सुक हैं तो आइए पढ़ें। भारत का ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशी किसी एक लोकसभा में 3 निर्वाचन से लड़ने से रोकता है, गलत है। 1996 में जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि एक्ट में यह व्यवस्था किया गया कि एक उम्मीदवार अधिकतम एक उम्मीदवार 2 ही जगह चुनाव लड़ सकता है। तो ये लाइन गलत है। 1991 में लोकसभा में श्री देवी लाल ने 3 जगह लड़ा, हाँ, क्योंकि 91 में लड़ा, चुनाव नियम बना 96 में, सही है। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का खर्च, गलत है, उपचुनाव के लिए सरकार खर्च व्यवस्था करेगी, वो चुनाव नहीं करेगा। केवल 2 कौन सा कथन सही है? केवल और केवल 2 नंबर सही है। अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषा नहीं किया गया। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक है, लेकिन परिभाषा नहीं किया गया, सही है। अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है, गलत है। 1993 में इसका गठन किया गया, 1993 में गठन किया गया, और यह कैसी है? एक सांविधिक संस्था है, नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 1992 में, 93 में नहीं। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में किया गया। अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है 1992 में किया गया। तो क्या करना होगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। पीजीटी के लिए आपका क्लास ऑनलाइन है या दोनों? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। दोनों में जहां आप को सुविधा हो वो ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, इसका उल्लेख अनुच्छेद 359 में स्पष्ट रूप से दिया गया। केशवानंद भारती विवाद 1973, इसमें कुल 13 जज की खंडपीठ थी। इसने पहली बार जो है दिया कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो मूल विशेषता का प्रतिपादन किया, कार्यपालिका के आदेश को दरकिनार नहीं किया, संघीय सरकार को कटघरा में खड़ा नहीं किया, बल्कि उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के बारे में विचार दिया। पंचायती राज सूची का विषय है, जिसे लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक इसे रखा गया। ये संविधान का भाग 9 में है। भाग 9 में ये राज्य सूची का विषय है। लागू करने का अधिकार भी किसको है? राज्य सरकार को है। नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव के अंत, चलिए सब तो वैसा क्वेश्चन है। अब विधानसभा चुनाव में 2020 अब चल रहा है, 25-21 में कितना था, जितना उत्तर दिया है, जो उत्तर दिया उसको। अब तो 2025 का चुनाव होना है। 7 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन जब भी लागू करेंगे अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति लागू करेंगे। तब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन थी?
राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे बूटा सिंह। बूटा सिंह राज्यपाल थे। ये 8वीं बार जो है लागू किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ग्राम पंचायत की बैठक हर 3 माह में एक बार अवश्य होगा। 3 माह में एक बार अवश्य होगा। जिसकी बैठक अध्यक्षता कौन करेंगे? मुखिया करेंगे। तो मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी। ग्राम पंचायत 2 माह में कम से कम एक बार होगी, नहीं 3 माह में। कौन सा कथन गलत है? 2 माह नहीं 3 माह में। 3 माह में एक कम से कम एक बार अवश्य होगा। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से राबड़ी देवी थी, एकदम सही है। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडा, इसकी पहली बैठक अध्यक्षता भी जिला दंडाधिकारी करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? अनुच्छेद 317 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप हो तब इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। चलिए विद्यार्थीगण, यहीं पर सेट समाप्त होता है। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। पीजीटी का ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों का समय एक ही है, 4 बजे से 5:15 बजे तक, लगभग सवा घंटा या 4 से 5, 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा का क्लास होता है। धन्यवाद।